हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी फंगल और एंटी वायरल एजेंट्स के बारे में। इन दोनों के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके साइड इफेक्ट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंटी वायरल एजेंट्स की डेफिनेशन से। से एंटीवायरल एजेंट्स आर medications that help the body fight off virus that can cause disease। सो जो भी वायरस होते हैं जो कि कोई भी डिजीज कॉज कराते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनसे फाइट करने के लिए, उन सेल्स को किल करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो डिज़ाइन की जाती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग इसकी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज को पढ़ेंगे, साथ में उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके अंदर जो भी ड्रग्स आती है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटी हर्पिस वायरस एजेंट के बारे में। सो एंटी हर्पिस वायरस एजेंट्स के अंदर हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। दे एक्ट by inhibiting the viral DNA polymerase which prevent the synthesis of virus DNA। सो जो वायरस होते हैं उनके डीएनए के अंदर डीएनए पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल होता है उनके रिप्लिकेशन के लिए और उनके डीएनए के सिंथेसिस के लिए। सो ये जो ड्रग्स होती है वो डीएनए पॉलीमरेज पे जाकर एक्ट करती है और उसको इनहिबिट करती है। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके अंदर एंटी हर्पिस के अंदर। सो असाइक्लोविर, गैनसिक्लोविर, फैनसिक्लोविर एंड पैनसिक्लोविर। सो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि इस एंटी हर्पिस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट्स की। सो अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन और ब्लॉकिंग वायरल एंट्री इनटू होस्ट सेल। यानी कि जो होस्ट सेल के अंदर वायरसेस की जो एंट्री है उसको ये ब्लॉक करती है और उसके रिप्लिकेशन को रोककर जो उसको है किल करती है। इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स है वो है अमेंटेडाइन, रिमेंटेडाइन एंड ओसेल्टामिविर। सो ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो है एंटी हेपेटाइटिस वायरस एजेंट्स। सो जो हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर जो भी वायरसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो थर्ड कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ड्रग्स वर्क बाय कंट्रोलिंग। ये जो ड्रग्स होती है वो वर्क करती है कंट्रोलिंग वायरल रेप्लिकेशन। जो वायरस का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है ना सेल्स और बॉडी के अंदर, उसको ये कंट्रोल करके रोकती है। इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन, उसकी एक्टिविटी और प्रोग्रेशन को इनहिबिट करती है। एडिफोविर, एंटरफेरॉन्स एंड रिबाविरिन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तीनों ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती है, एनार्टिस एंड प्रोटीज इनहिबिटर। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एनार्टिस के बारे में। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एनार्टिस के बारे में। एनार्टिस का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। दीज ड्रग्स बाइंड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। जो ट्रांसक्रिप्टेस होता है ना उससे जाकर ये बाइंड करती है और जो प्रोटीन डोमेन्स का मूवमेंट होता है ना उसको ये यहाँ पर ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। और जो प्रोटीन डोमेन्स होते हैं ना वो डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करेंगे इसके अंदर आने वाली ड्रग्स की, सो जीडोव्यूडाइन, डिडेनोजाइन, नेवरिपिन एंड डेलविरिडाइन, ये कुछ ड्रग्स होती है जो कि एनार्टिस के अंदर आपको देखने को मिलती है। सेकंड हम लोग बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की जो कि है प्रोटीज इनहिबिटर्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर हम लोग देखेंगे, सो दीज ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ प्रोटीज। सो जो प्रोटीज एंजाइम होता है ना उसके एक्शन को ये ब्लॉक करती है, ये जो ड्रग्स होती है, और जो वायरस है उसको किल करती है। अब प्रोटीज एंजाइम की अगर हम लोग बात करें, सो विच आर एंजाइम्स, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल पीसेस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना प्रोटीज एंजाइम्स, ये क्या करते हैं ना, प्रोटीन होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि वो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स होती है वो है सैक्विनाविर, एडिनाविर एंड रिटोनाविर। सो ये कुछ ड्रग्स है जो इसके अंदर देखने को मिलती है।
अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेशंस की, यानी कि ये ड्रग्स जो होती है ये किन केसेस के अंदर यूज़ की जाती है। टू ट्रीट वेराइटी ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वेराइटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। सेकंड है हमारे पास इन्फ्लुएंजा कंडीशन के अंदर, हेपेटाइटिस, कोल्ड वायरल इन्फेक्शन एंड कोविड-19 के अंदर भी ये सारी जो ड्रग्स है ये यूज़ की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि इन ड्रग्स को जो है जनरली किन केसेस के अंदर देना हार्मफुल हो सकता है पेशेंट के लिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी, साइकेट्रिक इलनेस, हाइपर सेंसिटिविटी, रीनल इम्पेयरमेंट और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ये सारी कंडीशंस है जिनके अंदर आपको ये जो ड्रग है ये पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इन ड्रग्स का अगर यूज़ किया जाए प्रोलॉन्ग या फिर लंबे टाइम तक तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, abdominal पेन, increased ब्लड प्रेशर, चेंजेस इन हार्ट रिदम्स एंड हेलुसिनेशन एंड abnormal बिहेवियर। में एंटी फंगल एजेंट्स के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको एंटी फंगल ड्रग्स पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? एंटी फंगल एजेंट्स, जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, आर ड्रग्स दैट ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय किलिंग फंगल पैथोजेंस। जो भी एंटी फंगल एजेंट्स या फिर ड्रग्स होती है ना, वो फंगल इन्फेक्शन को किल करती है, फंगल पैथोजेंस को किल करके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये बॉडी के अंदर जाकर फंगल सेल्स को किस तरीके से किल करती है, वो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर समझेंगे। अगर हम लोग बात करें एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की, दे वर्क बाय अटैकिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंगल सेल्स। जो भी फंगल सेल्स होती है ना, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर को अटैक करके इनिबिट करती है और उनको किल करती है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स है वो है एम्फोटेरेसिन बी और हेमाइसिन। ये ड्रग्स होती है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें, वर्क बाय मिमिकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are needed for DNA and RNA synthesis and then interfering with the process। ये क्या करती है ना, जो एंटी मेटाबोलाइट होती है ना, ये मिमिक करती है या फिर कॉपी करती है ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जो कि DNA और RNA के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद में ये इनके सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करके इनको किल करती है। अगर हम लोग बात करें एंटी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल की, तो वो है फ्लूओसिस्टोसाइन। एक ड्रग है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो कि है अजोल्स। अजोल्स की हम लोग बात करें, अजोल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। दे वर्क बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन फंगल सेल्स मेम्ब्रेन। ये क्या करती है ना, जो प्रोडक्शन होता है ना ईस्ट्रोजन का फंगल सेल्स के अंदर, उसको इनहिबिट करती है। व्हेन ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज इनहिबिट, जब ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगा या रुक जाएगा, द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल। जब क्या होता है ना, जब मेम्ब्रेन्स होती है ना वो ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, विच डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसरप्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं अजोल्स के अंदर आने वाली फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है इमिडाज़ोल्स। इमिडाज़ोल्स के अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल्स है वो है इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड सल्कोनाजोल। ये कुछ ड्रग्स होती है जो इमिडाज़ोल्स के अंदर आती है। सेकंड बात करते हैं ट्रायाजोल्स की। अजोल्स के अंदर ही जो सेकंड कैटेगरी है वो है ट्रायाजोल्स।
इसके अंदर आने वाली ड्रग्स होती है फ्लूकोनाजोल, इत्राकोनाजोल, टर्कोनाजोल एंड वॉरिकोनाजोल। सो ये कुछ ड्रग्स है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की, जो कि है टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स, दीज आर द एजेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन स्किन। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं और फंगल इन्फेक्शन को किल करते हैं। इसके अंदर आने वाली कुछ ट्यूब्स या क्रीम्स हैं जिनके नाम है हमारे पास बेंजोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड। सो ये दोनों ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेशन की, या फिर जिनको हम लोग यूजेस भी बोलते हैं। सो जो एंटी फंगल एजेंट्स है वो किन किन कंडीशन के अंदर यूज़ की जाती है उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी को भी कोई भी स्किन इन्फेक्शन है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एजेंट्स यूज़ की जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको जो एंटी फंगल एजेंट्स है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वेजाइनल कैंडिडियासिस अगर किसी को है तो वहाँ पर भी एंटी फंगल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ईसोफेगियल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंड ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस एंड डर्मेटाइटिस। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स को यूज़ करते हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो किसी पर्सन को हम लोग नहीं दे सकते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, सच एज हाइपर सेंसिटिविटी। अगर कोई भी पर्सन हाइपर सेंसिटिव है तो उसको एंटी फंगल एजेंट्स नहीं दी जा सकती। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के फेज़ के अंदर भी एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो नहीं दी जा सकती। रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर किडनी और लीवर है उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है ये ड्रग्स जो है वो पेशेंट को नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ है पेशेंट के अंदर या हार्ट डिजीज़ भी है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप ये जो ड्रग है पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की। अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहता है इस पर्टिकुलर ड्रग्स का तो उसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्किन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ईचिंग, बर्निंग एंड रेडनेस और रैश देखने को मिलेंगे। नौशिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, लीवर डैमेज देखने को मिल सकता है, फीवर, हाइपोकैलीमिया एंड आगे अगर चलते हैं तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिस्पनिया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिल सकती है। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स यहाँ पर एज वेल डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिखे हुए हैं। थैंक यू।